Good morning students. This is online session of class 10th and I am discussing chapter first, that is electricity. तो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने आपको पता होगा इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में डिस्कस किया था, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़े थे। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ से बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है स्टूडेंट्स बोर्ड के एग्ज़ाम में, या आपके PT1 हो, हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो, बोर्ड के हो, प्री बोर्ड हो। ठीक है, तो ओम्स लॉ से रिलेटेड डेफिनेशन के आने के चांस रहते हैं, ओम्स लॉ से रिलेटेड जो ग्राफ होता है उसके आने के चांस रहते हैं, और ओम्स लॉ से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनके आने के चांसेस तो बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो आज का इस लेक्चर को मिस नहीं करेंगे, बहुत ध्यान से इस लेक्चर को पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उनमें बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे कि किस तरीके से हम उसका फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन कौन सी एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, क्या फिजिकल कंडीशंस हैं जो हमें ओम्स लॉ अप्लाई करते हुए ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ओम एक साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने ये लॉ दिया है, और उन्हीं के नाम पे या उनको रेस्पेक्ट देने के लिए हम बोलते हैं ओम्स लॉ। ठीक, तो अगर मैं सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की आपसे बात करूं तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बहुत ही सिंपल है इसका, जिसको हम बोलते हैं V = IR। ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बहुत ही सिंपल है, V = IR। और अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड करंट flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its end। ठीक है, करंट फ्लोइंग, ओम्स लॉ। क्या स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, इसका स्टेटमेंट देखिए। स्टेटमेंट अगर आता है लिखने के लिए तो आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional current flowing through a conductor is directly proportional to the applied voltage or potential difference applied voltage or potential difference across its end provided physical condition remains constant। Physical conditions remains constant। ठीक है, ये स्टेटमेंट है ओम्स लॉ के रेस्पेक्ट में या ओम्स लॉ के रिगार्डिंग। करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशन रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो यानी कि इसमें हम लिख सकते हैं करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, करंट को हम किससे डिनोट करते हैं, I से डिनोट करते हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, या जो अप्लाइड वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, दैट इज V = IR, वेयर
R is the constant, R is the constant known as resistance of the conductor, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो पॉइंट है फिजिकल कंडीशन रिमेन्स कांस्टेंट, इसका क्या मीनिंग है? ये लिखा हुआ है फिजिकल कंडीशन रिमेन्स कांस्टेंट, तो यानी कि फिजिकल कंडीशंस कुछ ऐसी हैं जिनके बारे में हमें ध्यान रखना पड़ेगा, उनका कांस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है या वो चेंज ना हो जब हम ओम्स लॉ से रिलेटेड कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, फिजिकल कंडीशंस कौन कौन सी हो सकती हैं स्टूडेंट्स? जैसे कि कंडक्टर का एरिया, कंडक्टर की लेंथ, कंडक्टर का टेम्परेचर, ठीक है, प्रेशर एक्सेट्रा। ठीक, ये फिजिकल कंडीशंस हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए, ये चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर ये चेंज होती हैं तो ओम्स लॉ जो है वो परफेक्ट एक्यूरेट रीडिंग हमारे पास नहीं आएगी, वो रीडिंग हमारी ऊपर या नीचे या थोड़ी बहुत गलत हो सकती है। तो इसीलिए बोला गया है फिजिकल कंडीशन रिमेन्स कांस्टेंट। अगर हम ओम्स लॉ से रिगार्डिंग कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तब परफेक्ट रीडिंग हमारे पास तभी आएगी जब हम इस बात का ध्यान रखें कि कंडक्टर की लेंथ चेंज ना हो, कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज ना हो, उसका एरिया या उससे रिलेटेड कोई प्रेशर, इस तरीके की जो फिजिकल कंडीशंस हैं वो चेंज ना हो रही। ठीक है, तो इस पॉइंट का जरूर ध्यान रखेंगे, फिजिकल कंडीशन रिमेन्स कांस्टेंट, ये लाइन ऐड करनी जरूरी है, फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ से करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्टेज, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट, और ये हो जाएगा V इक्वल टू आई आर, वेयर R इज द कांस्टेंट नॉन एज रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। R को हम क्या बोलते हैं? किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस। ठीक, अब इस एक्सप्रेशन से रिलेटेड कुछ और बातें जानेंगे। एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया ओम्स लॉ से रिलेटेड, ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर। ठीक है, यहाँ से I की वैल्यू क्या हो सकती है? V अपॉन आर। ठीक, I हम जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, V पोटेंशियल डिफरेंस, and R resistance of conductor, resistance of the conductor। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन से दो बातें क्लियर हो रही हैं। R is I is directly proportional I is directly proportional to applied voltage। I is directly proportional to applied voltage and I is inversely proportional, I is inversely proportional to the resistance
ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आई इज और 1/r। ठीक, I is directly proportional to potential difference and I is inversely proportional to resistance of the conductor। यहाँ से क्या मीनिंग निकलता है स्टूडेंट्स, अगर जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा उस सर्किट में करंट फ्लो होगा या उस कंडक्टर में करंट फ्लो होगा। जितना कम रेसिस्टेंस होगा, जितना कम रेसिस्टेंस की वैल्यू होगी उतना ही करंट ज़्यादा फ्लो होगा, जितना रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना ही करंट कम फ्लो होगा। ठीक है, मेटल के केस में रेसिस्टेंस कम होता है, इसीलिए मेटल में करंट इजीली फ्लो कर जाता है। इंसुलेटर के केस में रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है और करंट की वैल्यू बहुत कम होती है या करंट हमारा जीरो भी हो जाता है। ठीक, तो रेसिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा करंट उतना कम होगा, रेसिस्टेंस जितना कम होगा करंट उतना ही ज़्यादा होगा। यानी कि करंट दो बातों पर डिपेंड कर रहा है, एक तो पोटेंशियल डिफरेंस और एक रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। क्लियर ये पॉइंट्स? चलिए आगे चलते हैं, इसमें रेसिस्टेंस के बारे में जानते हैं। ओम्स लॉ का एक्सप्रेशन V इक्वल टू आई आर। अब यहाँ से अगर मैं R का एक्सप्रेशन निकालूं तो दैट इज V इक्वल टू V अपॉन आई। ठीक है, R क्या हो जाएगा, V अपॉन आई, वेयर R इज कांस्टेंट एंड it is known as resistance of the conductor। It is known as resistance of the conductor। अब यूनिट ऑफ R, यूनिट ऑफ R को हम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट और करंट की यूनिट एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, और इसको हम सिंपल ओम भी बोल सकते हैं। और इसका जो सिंबल है इसको रिप्रेजेंट करने का दैट इज ओमेगा। इस सिंबल को हम ओमेगा बोलते हैं या ओम भी बोल देते हैं। ठीक, तो जो SI यूनिट है इट इज SI यूनिट। SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज 1, SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम, सिंबल है ओमेगा, और इसको वोल्ट पर एम्पियर भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ 1 ओम, 1 ओम की डेफिनेशन हम किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ से 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। ठीक, तो रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम इफ 1 एम्पियर करंट flows through the conductor when potential difference across its ends is 1 volt। अगर कोई भी कंडक्टर मेरे पास है और उसके एंड्स के अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और उसमें 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि जो उस रेसिस्टेंस का उस कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 1 ओम। समझ में आई ये बात स्टूडेंट्स? अगर किसी भी कंडक्टर में हम 1 वोल्ट अप्लाई करते हैं, 1 वोल्ट की बैटरी अप्लाई करते हैं उसके एंड्स के अक्रॉस, और उसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तब हम बोलेंगे कि उसका जो कंडक्टर का रेसिस्टेंस है वो कितना है, 1 ओम।
ठीक, 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। क्लियर है ये पॉइंट? चलिए नेक्स्ट ग्राफ। ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ। देखिए जिस तरीके से आप मैथमेटिक्स में ग्राफ ड्रॉ करते हैं, मैथमेटिक्स में करते हैं ना ग्राफ ड्रॉ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग, इसी तरीके से फिजिक्स में भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। बस यहाँ पर ये डिफरेंस है कि एक्स एक्सिस को हम या वाई एक्सिस को हम कुछ और नाम दे देते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस पर सपोज मान लीजिए हमने करंट ले लिया, या वाई एक्सिस पे हमने वोल्टेज ले लिया। ठीक है, तो इस तरीके से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कंसीडर करते हैं और उसके अलोंग किसी भी दो क्वांटिटी या तीन क्वांटिटी के बीच में हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, देखिए किस तरीके से। सपोज मान लीजिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया और एक्स एक्सिस पर मैंने वोल्टेज और वाई एक्सिस पे मैंने करंट, इसको I से डिनोट करते हैं और इसको V से। वोल्टेज किस में होगा? वोल्ट्स, और करंट एम्पियर। ठीक है स्टूडेंट्स, करंट हमारा एम्पियर में होगा और वोल्टेज हमेशा वोल्ट्स में होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी वैल्यू आप अपनी तरफ से पुट कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए ये ओरिजिन है 0, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3, 4, 5, 6 और हियर 0.1 एम्पियर, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। ठीक, यहाँ पर हमने पॉइंट्स में वैल्यू क्यों लिए? क्योंकि 1 एम्पियर का करंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पर वोल्ट्स में लिया है सिंपल, और यहाँ पर हमने पॉइंट्स में लिया है। ठीक है, अब जो ओम्स लॉ से रिलेटेड जो ग्राफ आएगा वो हमेशा क्या होगी? एक स्ट्रेट लाइन होगी। स्ट्रेट लाइन किस तरीके से? जैसे मान लीजिए ये वाला पॉइंट इसको मेजर करेगा, ये वाला पॉइंट इसको शो करेगा, ये वाला पॉइंट इसके लिए, इस तरीके से वैल्यू हमारे पास आएंगी। और जब हम इस लाइन को ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जिसको हम बोलेंगे R और रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इट इज़ द ग्राफ रिलेटेड टू ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ से रिलेटेड ग्राफ है। ठीक है, एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिया? वोल्टेज इन वोल्ट्स, और वाई एक्सिस पर करंट ले लिया इन एम्पियर। करंट को हम एम्पियर में मेजर करते हैं। करंट की वैल्यू 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 इस तरीके से। वोल्टेज 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब एक स्ट्रेट लाइन जब हम ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू सपोज मान लीजिए हमारे पास पॉइंट्स आ गए और इन पॉइंट्स को जब हमने ज्वाइन किया तब हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, दैट इज नोन एज द R, और वी कैन से रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। क्लियर है ये पॉइंट स्टूडेंट्स? चलिए ठीक है,
अब आपको ये पता ही है कि रेसिस्टेंस के बेस पे हमने सब्सटेंस को डिवाइड किया हुआ है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में। कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है वो कम होता है, इसीलिए उसमें करंट ज़्यादा फ्लो करता है, और जो इंसुलेटर हैं उनका रेसिस्टेंस हाई होता है, इसीलिए उसमें करंट कम फ्लो करता है। ठीक है, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स का रेसिस्टेंस लो होगा और इंसुलेटर का रेसिस्टेंस हाई होगा। ठीक है, लो रेसिस्टेंस की वजह से करंट की वैल्यू इसमें हाई होगी, करंट हाई, और इसमें करंट लो। ठीक है, कंडक्टर्स में रेसिस्टेंस की वैल्यू लो होगी, करंट हाई रहेगा, और इंसुलेटर में रेसिस्टेंस की वैल्यू हाई रहेगी और करंट हमेशा लो रहेगा। ठीक, ये पॉइंट भी क्लियर है। चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। राइट डाउन सम न्यूमेरिकल्स। मैं न्यूमेरिकल्स पढ़ दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, आप अपनी बुक से भी देख सकते हो। पेज नंबर 14, सैंपल प्रॉब्लम 1, पेज नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 1। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ वायर कैरिंग 2 एम्पियर करंट इज 0.1 वोल्ट। करंट की वैल्यू हमें दे दी, मैं वैल्यू लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, I इक्वल टू 2 एम्पियर। करंट एंड 0.1 वोल्ट, V इक्वल टू 0.1 वोल्ट। फाइंड द रेसिस्टेंस, R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, V इक्वल टू IR। ठीक, एक तरीका और है, यहाँ पर V और यहाँ पर IR। ठीक है, जो भी चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है, सपोज मान लीजिए R हमें फाइंड आउट करना है, तब V अपॉन I हो जाएगा, यानी कि इस R को हाइड कर लेंगे और जो एक्सप्रेशन हमें मिलेगा V अपॉन I वो हम लिख देंगे। V की वैल्यू 0.1, I 2, इसको डिवाइड कर लेंगे, जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी दैट इज 0.05 ओम, 0.05 ओम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, VN a simple electric circuit has 24 volt battery, V equal to 24 volt and resistor 60 ohm, R equal to 60 ohm. What will be the current in the circuit? I की वैल्यू पूछी है। The resistance of the connecting wire is negligible. ठीक, यहाँ से I फाइंड आउट करना है, I इक्वल टू, अब इस I को हाइड कर लेंगे, क्या वैल्यू मिलेगी, V अपॉन R, V अपॉन R। वोल्टेज 24, रेसिस्टेंस 60, इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके क्या एक्सप्रेशन हमें मिलेगा, 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर, और वी कैन से 0.4 A आंसर। कॉपी करिए इसको, कॉपी करिए, उसके बाद में और न्यूमेरिकल देखते हैं इसके कुछ।
हो गया स्टूडेंट्स। चलिए जो सैंपल प्रॉब्लम्स हैं, एक सैंपल प्रॉब्लम इसमें और बची है, वो आप होमवर्क में करेंगे, करके देखेंगे, और अगर कोई रिलेटेड डाउट होगा इससे रिलेटेड वो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। जो इसकी अनसॉल्व प्रॉब्लम है एक्सरसाइज वाली वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ गुड डे।